नमस्कार, IBC 24 के खास बुलेटिन सैटेलाइट में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ छाया चौधरी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। छत्तीसगढ़ PSC भर्ती केस की CBI जांच शुरू हो गई है। CGPSC के तत्कालीन चेयरमैन टामन सिंह सोनवानी, सचिव जीनव किशोर ध्रुव और परीक्षा नियंत्रक के सरकारी निवास में सर्चिंग की गई। साल 2020 से 2022 तक हुई डिप्टी कलेक्टर और DSP की परीक्षाओं में गड़बड़ी की शिकायत की गई थी। EOW ने इस मामले में केस दर्ज किया था। शिकायत के आधार पर राज्य सरकार ने CBI को जांच सौंपी है और अब जांच भी शुरू हो गई है। CBI की ओर से जारी प्रेस नोट के मुताबिक तत्कालीन चेयरमैन टामन सिंह सोनवानी, सचिव जीनव किशोर ध्रुव के ऊपर अपने रिश्तेदारों को कलेक्टर और DSP रैंक पर चयन करने के आरोप हैं। इस मामले में प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि CGPSC का मामला स्पष्ट है। प्रदेश के युवा आक्रोशित थे। उच्च स्तरीय जांच से प्रदेश के सभी युवाओं के मन की शंका दूर होगी। वहीं नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने कहा कि कांग्रेस ने जांच का कभी विरोध नहीं किया। जांच के बाद पूरा सच सामने आ जाएगा। देखिए, CGPSC का मामला स्पष्ट है और स्पष्ट मामले में सरकार की ओर तरफ से रिक्वेस्ट किया और CBI की जांच के बारे में पूरे छत्तीसगढ़ के लोग, खासतौर से युवा वर्ग के अंदर मांग किया था कि जांच हो, वो उच्च स्तरीय जांच जिसमें पूरे छत्तीसगढ़ के हमारे युवा साथियों के मन का शंका दूर होगा। जांच तो हो रही है, जांच का जो निष्कर्ष आएगा आप सबके सामने हो जाएगा। बहुत लोगों की मांग थी कि जांच हो, हम लोगों को भी कोई आपत्ति नहीं थी। जांच में जो सच होगा सामने आएगा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तो वहीं आबकारी घोटाले मामले में आज दिन भर छत्तीसगढ़ से लेकर यूपी तक हलचल रही है। छत्तीसगढ़ में जहां नकली होलोग्राम सप्लाई करने वाले और नकली होलोग्राम बनाने वाले कंपनी के स्टेट हेड को कोर्ट में पेश कर पुलिस रिमांड बढ़ी, तो वहीं यूपी में इस मामले के मास्टरमाइंड पूर्व IAS अनिल टुटेजा को 14 दिन के न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया। पुलिस रिमांड खत्म होने पर चारों आरोपियों को विशेष कोर्ट में पेश किया गया, जहां EOW के वकील ने 3 दिन और रिमांड बढ़ाने का आवेदन लगाया, जिसे कोर्ट ने स्वीकार करते हुए 18 जुलाई तक सभी आरोपियों को EOW के हवाले कर दिया है। आपको बता दें कि सभी आरोपियों को आमने सामने बैठाकर पूछताछ की गई है, जिसमें कई बड़े खुलासे हुए हैं। हालांकि EOW ने उन खुलासों को अभी तक साझा नहीं किया है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक आने वाले दिनों में कई और बड़ी गिरफ्तारियां हो सकती हैं। दिलीप पांडे, अनुराग द्विवेदी, अमित सिंह और दीपक दुआरी, इन चारों को हम पहले पुलिस रिमांड पे लिए थे और आज पुलिस रिमांड ख़त्म होने पर फिर से न्यायालय में पेश किए और कुछ और इनसे पूछताछ करनी है, इसलिए हमने 18/7 तक पुलिस रिमांड की मांग किए थे, जिसे न्यायालय ने स्वीकार किया और हमको 18/7 तक की पुलिस रिमांड मिला है। तो इधर राजधानी रायपुर के तेलीबांधा में कारोबारी के दफ्तर के बाहर गोली चलाने के मामले में पुलिस को कुछ अहम क्लू मिले हैं। पता चला है कि वारदात में सिर्फ 2 आरोपी ही नहीं, 4 से ज्यादा आरोपी शामिल रहे हैं। पुलिस के मुताबिक घटना के समय CCTV में कैद हुए 2 अज्ञात शूटर के अलावा इनके कई और साथी घटनास्थल के आसपास ही मौजूद थे। वारदात के बाद गैंगस्टर मयंक सिंह ने IBC 24 को एक और ईमेल किया है, जिसमें उसने वारदात की जिम्मेदारी ली है। उसके ईमेल में कारोबारियों को खुली चेतावनी देते हुए कहा गया है कि झारखंड में काम करने वाली जो भी कंपनी गैंग को नजरअंदाज करेगी, उसके अधिकारी और कर्मचारियों से पहले उनके परिवार को जान से हाथ धोना पड़ेगा। मयंक सिंह ने अमन साहू को अपना बॉस बताते हुए गैंग का पूरा काम खुद संभालने की बात कही है। ऐसे में पुलिस मान रही है कि फायरिंग की वारदात को अमन साहू गैंग ने अंजाम दिया है। पुलिस को सबूत मिले हैं कि वारदात के 2 से 3 दिन पहले यह अज्ञात शूटर रायपुर आ गए थे और रेलवे स्टेशन के पास होटल वेलकम के कमरा नंबर 207 में रहे। होटल में कमरा लेने के लिए रायगढ़ के किसी युवक की ID दी थी और होटल में कुछ लोग मिलने भी आए थे। ऐसे में जाहिर हो रहा है कि इन शूटर्स के लोकल सहयोगी भी हो सकते हैं। आशंका है कि इन्होंने बाइक और पिस्टल उपलब्ध करवाई होगी और जब्त बाइक के बारे में RTO ऑफिस से जानकारी मांगी गई है। पुलिस के मुताबिक गिरडी जेल में बंद अमन साहू को रायपुर लाने के प्रयास तेज कर दिए गए हैं। वहीं शूटर्स की गिरफ्तारी के लिए कई टीमें रवाना की गई।
जो ऐसा देखने में जांच में आया है वो ये पता चल रहा है कि इसमें 2 लोग नहीं बल्कि कई सारे अन्य लोग भी शामिल रहे हैं और ये इनका मोडस ऑपरेंडी लगभग वैसा ही है जैसा लगभग 2 से ढाई महीना पहले एक घटना घटी थी जो एक्सटॉर्शन से जुड़ी थी। इसमें भी एक्सटॉर्शन का मामला सामने आ रहा है। इन तमाम क्लूज़ पे हम लोग काम कर रहे हैं। आने वाले समय में कुछ न कुछ इसमें हम लोग बड़ी कार्रवाई करेंगे। तो पिछले बार में जो मेल था उसमें ये तो क्लियर हो गया था कि मेन जो मेल करने वाला था वो कहीं ना कहीं मलेशिया में बैठा हुआ है। लेकिन इस बार के मेल के बारे में अभी सर्टेन नहीं है क्योंकि इसमें भी हम लोग जांच कर रहे हैं कि ये मेल कहाँ से आया भेजा गया है। जैसे इसमें चीज़ें और क्लियर होंगी हम लोग उस दिशा में आगे बढ़ेंगे। इधर राजधानी भोपाल में कांग्रेस के स्टूडेंट विंग एनएसयूआई ने सड़क पर जोरदार प्रदर्शन किया। एनएसयूआई ने नीट फर्जीवाड़े, नर्सिंग कॉलेज घोटाले और अग्निवीर योजना को वापस लेने के साथ ही राज्य में छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार चुनाव से डरती है। युवा नेता तैयार होंगे तो ये लोग नर्सिंग, नीट जैसे घोटाले और अग्निवीर जैसी योजना नहीं चला पाएंगे। प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने वाटर कैनन से पानी की बौछार कर और आंसू गैस के गोले दागकर प्रदर्शनकारियों को रोका। बीजेपी ने कांग्रेस के इस प्रदर्शन को लेकर जमकर पलटवार भी किया है। बीजेपी के मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल ने कहा कि कांग्रेस का दोहरा चरित्र सामने आ चुका है। जिन मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कांग्रेस शासित राज्यों में ये सारी मांगे पूरी की गई है? चुनाव के परिणामों ने बता दिया है कि कांग्रेस अध्यक्ष से ज्यादा असक्रिय और नाकामयाब कोई नहीं है। ऐतिहासिक नाकामयाबी के बाद ये सिर्फ संदेश देने के लिए कुछ न कुछ कर रहे हैं। बीजेपी के लोगों ने मैसेज दिया है प्रदेश को। बीजेपी कहती है प्रदेशवासियों आप हमें वोट दो, हम आपके बच्चों के भविष्य का गला रोंद देंगे। प्रदेशवासियों जानो, बीजेपी मैसेज दे रही है कि आप उनको वोट दो, वो आपके बच्चों के भविष्य को का गला घोंट देंगे। ये बीजेपी का मैसेज है। नौजवानों के अधिकारों की लड़ाई है और भारतीय जनता पार्टी एक तानाशाह के रूप में काम कर रही है। प्रदेश कांग्रेस की ऐतिहासिक नाकामयाबी के बाद अब ये सिर्फ संदेश देने का प्रयास है कि कुछ ना कुछ कर रहे हैं। तो जहां ग्वालियर पे कांग्रेस ने हल्ला बोल प्रदर्शन किया और एक तरफ अघोषित बिजली कटौती को लेकर कांग्रेस ने प्रदर्शन किया, तो वहीं परीक्षाओं में गड़बड़ी को लेकर एबीवीपी ने मोर्चा खोल दिया। 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर में ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर के विधानसभा क्षेत्र में प्रदर्शन किया जा रहा है। अघोषित बिजली कटौती के खिलाफ कांग्रेस नेताओं ने हाथों में पंखा लेकर अपना गुस्सा जाहिर किया। वहीं जीवाजी विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन में एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। परीक्षाओं में गड़बड़ी को लेकर छात्रों का गुस्सा फूट पड़ा। बीएससी 3rd ईयर के परिणामों को लेकर प्रदर्शन किया गया और जीवाजी विश्वविद्यालय के कैंपस में छात्रों ने नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। तो वहीं जबलपुर में प्रशासन के निर्देश के बावजूद भी कई निजी स्कूल ना तो अपना ऑडिट करवा रहे हैं और ना ही बढ़ी हुई फीस वापस ले रहे हैं। ऐसे तमाम निजी स्कूलों पर जिला प्रशासन कार्रवाई की तैयारी कर रहा है। वहीं पेरेंट्स एसोसिएशन ने लामबंद होकर सेंट गैब्रियल स्कूल का घेराव किया और जमकर नारेबाजी करते हुए फीस बढ़ोतरी का विरोध किया है। हंगामा इतना बढ़ा कि रांची थाना पुलिस को मोर्चा संभालना पड़ा। पेरेंट्स ने स्कूल की बढ़ी हुई फीस वापस लेने की मांग की है। साथ ही उनकी मांग है कि स्कूल में निजी प्रकाशकों की बजाय एनसीईआरटी का सिलेबस लागू किया जाए। पेरेंट्स एसोसिएशन ने स्कूल प्रबंधन को एक ज्ञापन भी सौंपा है और मांगे पूरी न होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। अब बात करते हैं धार की भोजशाला की, जहां ऐतिहासिक भोजशाला के सर्वे की रिपोर्ट इंदौर खंडपीठ में पेश की गई। एएसआई की सर्वे रिपोर्ट 2000 से ज्यादा पन्नों की बताई जा रही है, जिसमें सर्वे के दौरान खुदाई में मिले प्रमाण और अवशेष शामिल किए गए हैं। सर्वे रिपोर्ट आने के बाद अब 22 जुलाई को पूरे मामले के इंदौर हाई कोर्ट में सुनवाई होगी। अतीत के अखाड़े में जीत हार के दांव। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ने जो रिपोर्ट फाइल की, इससे हमारा केस और मजबूत होता है। सर्वे के सस्पेंस में सच की आस।
एएसआई द्वारा धार की भोजशाला की खुदाई की गई, सर्वे किए गए, ये लंबे समय से चले आ रहे विवाद को समाप्त करने की दिशा में एक निर्णायक कदम था। बेचैन आस्था पर भारी प्रतीक्षा की परतें। हाईकोर्ट साक्ष्यों के आधार पर निर्णय करता है या भोजशाला के दर्शन करके भी निर्णय करता है तो मंदिर है। न्याय के लिए और कितनी शर्तें। भोजशाला प्रतीक्षारत है कि अब खुलेंगी अतीत की गिरहें, अब टूटेंगी समय की बेड़ियां। इस रिपोर्ट से हिंदू समाज का भोजशाला पर आधिपत्य होने का रास्ता साफ होगा। ये खंबे, ये मेहराबें, ये नक्काशियां चौकीदारी कर रही हैं बरसों से। इंतजार है इन्हें किसी के आने का, भरोसा है इन्हें इंसाफ का। 98 डेज का एएसआई का सर्वे हुआ है। एएसआई ने 2000 पन्ने की रिपोर्ट फाइल की है और जो हमारा केस है वो इस रिपोर्ट के बाद और स्ट्रांग होता है। दावों के दाव बहुत चल गए, सबूतों की लड़ाई भी खूब चली, निरपेक्ष साक्ष्यों के जखीरे भी जुटा लिए गए। तो जो मंशा है, जो मकसद है तमाम सर्वेस का भाजपा के कार्यकाल में, वो साफ बताता है कि कहीं ना कहीं ये विवादास्पद किसी भी जगह को बना के अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं। लम्हों की खता के लिए सदियां सजा पा चुकी हैं। मैं ऐसा मानता हूं कि जो 2003 में एएसआई ने गलत आदेश पारित किया था, इसी जगह पे पूजा करने का और इसी जगह पे नमाज पढ़ने का मंगल को और फ्राइडे को, वो आदेश गलत है। इंदौर हाईकोर्ट के सामने हम इस मामले को लेके गए। तो अब फैसले की बारी है। सवाल वही है, भोजशाला आखिर किसकी है? तो अगर आप भी रील बनाने के शौकीन हैं तो जरा संभल कर, अब आपको जेल की हवा खानी पड़ सकती है, क्योंकि ग्वालियर कलेक्टर ने इसके लिए सख्त आदेश जारी कर दिए हैं। क्या है इस आदेश में, देखिए हमारी खास रिपोर्ट। तस्वीर आपको भी याद होगी जब बीते दिनों ग्वालियर में कलेक्ट्रेट ऑफिस की सीढ़ी पर एक युवती ने रील बनाया था। अब इस मामले में कलेक्टर ने सख्त कदम उठाया है। ग्वालियर कलेक्टर ने नए कानून के तहत पहला आदेश जारी किया। अब आदेश का उल्लंघन करने पर सीधे जेल होगी। आदेश के मुताबिक पब्लिक प्लेस पर किसी भी तरह की वीडियोग्राफी, रील शूटिंग, फोटोग्राफी पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया गया है। धरोहर की साइट्स पर जाते हैं और बड़े ही अनसेफ लोकेशंस पे जाकर के वहाँ पे अपना रील या वीडियो बनाना चाहते हैं, जिससे उनकी खुद की जान को और किसी अन्य व्यक्ति की भी जान को खतरा हो सकता है। तो इन सबको प्रतिबंधित करने का ही उद्देश्य है। दरअसल कुछ दिनों से ग्वालियर में अलग अलग स्थानों पर यूट्यूबर्स ने पब्लिक प्लेस को रील बनाने का ठिकाना बना लिया था, लेकिन अब ये शौक उनको सीधे जेल पहुंचा सकता है। तो छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र इस बार हंगामेदार होगा। सत्र के दौरान विपक्ष कानून व्यवस्था, लगातार हो रही सड़क दुर्घटनाओं, कांग्रेसियों पर हो रहे एफआईआर, बिजली बिल में वृद्धि, खाद बीज की कमी, बैगा आदिवासियों की मौत, तात्यापारा सड़क चौड़ीकरण का मामला उठाकर सत्ता पक्ष को सदन और सदन के बाहर घेरने की तैयारी में है। वहीं सत्ता पक्ष ने इसका जवाब देने की तैयारी शुरू कर दी है। सत्र के लिए पक्ष और विपक्ष के विधायकों ने 965 सवाल लगाए हैं। डिप्टी सीएम अरुण साव का कहना है कि सरकार बनने के बाद हम छत्तीसगढ़ की बेहतरीन के लिए और तरक्की के लिए काम कर रहे हैं। कांग्रेस को भरोसा नहीं हो पा रहा है कि वो सत्ता से बाहर हो गई है। उनमें छटपटाहट और तड़पड़ाहट नजर आ रही है। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता धर्मेंद्र साहू ने डिप्टी सीएम अरुण साव के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि शायद सरकार हर दिन इतने मुद्दे दे रही है कि जनता के हित में विपक्ष सदन में उनसे सवाल करेगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार छत्तीसगढ़ में बनी है। लगातार हम छत्तीसगढ़ की बेहतरी के लिए, छत्तीसगढ़ की तरक्की के लिए लगातार हम काम कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ये भरोसा नहीं कर पा रही है कि वो सत्ता से बाहर हो गए। छटपटाहट है, तड़पड़ाहट है। तो अवसर तो खुद सरकार दे रही है ना, सरकार खुद फेलवर हो रही है, तो विपक्ष को अपने आप मौका मिल रहा है। और हमारा ये जिम्मेदारी है, हमारा कर्तव्य है। हम लोग जनहित के मुद्दे पर तो लड़ाई लड़ेंगे ही, मुद्दा उठाएंगे ही।
छत्तीसगढ़ में निकाय चुनाव को लेकर उल्टी गिनती शुरू हो गई है। इसी कड़ी में अंबिकापुर की सीमाओं के संबंध में सूचना का प्रारंभिक प्रकाशन किया गया, जिस पर दावा आपत्ति मंगाई गई है। अब परिसीमन को लेकर कांग्रेस ने कड़ी आपत्ति दर्ज करवाई है। कांग्रेस का आरोप है कि निगम क्षेत्र में परिसीमन करने के लिए 2011 की जनसंख्या को आधार माना गया है। इसके बाद भी निगम के अधिकारी प्रदेश सरकार के दबाव में आकर वार्डों की सीमाओं को बदल रहे हैं। इतना ही नहीं, पंचायत क्षेत्र को बिना किसी प्रक्रिया के निकाय क्षेत्र में शामिल किया जा रहा है, जो कि गलत है। कांग्रेस ने यह भी आरोप लगाया है कि कांग्रेस वोटर वाले मतदाताओं को दूसरे वार्डों में शिफ्ट किया जा रहा है। ऐसे में कांग्रेस पदाधिकारियों ने करीब 30 अलग अलग आपत्तियों के साथ इसकी शिकायत प्रशासन से दर्ज करवाई है और परिसीमन नियम अनुरूप करने की मांग करते हुए फिर से परिसीमन कराने की मांग की है। धारा 10(3) कहती है कि परिसीमन में सभी वार्डों की जनसंख्या बराबर होनी चाहिए और सीमाएं कसी हुई होनी चाहिए। ये जनसंख्या की गणना का काम ये बंद कमरे में किया है। सारा परिसीमन मैं समझता हूं कि अंबिकापुर में इस प्रदेश का सबसे खराब परिसीमन किया है। अभी नगर निगम के द्वारा जो परिसीमन का नक्शा जारी किया गया, उसमें परिसीमन के नक्शे में डिगमा को भी दर्शाया जा रहा है, जिससे ग्राम डिगमा के सभी लोगों को आपत्ति है कि अभी नगर निगम क्षेत्र में डिगमा को ना लिया जाए। वहीं छत्तीसगढ़ को दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन में उत्कृष्ट कार्यों के लिए 5 राष्ट्रीय पुरस्कारों से नवाजा जाएगा। भारत सरकार द्वारा राज्य शहरी विकास अभिकरण और प्रदेश के 4 नगरीय निकाय बिलासपुर, रायगढ़, चांपा और भाटापारा का चयन प्रतिष्ठित स्पार्क 2023-24 पुरस्कारों के लिए किया गया है। राज्य में शहरी गरीब परिवारों को सशक्त बनाने और उनकी आजीविका के अवसरों को बढ़ाने में उत्कृष्ट कार्यों के लिए ये पुरस्कार दिए जा रहे हैं। केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा 18 जुलाई को नई दिल्ली में आयोजित समारोह में सूडा और 4 नगरीय निकायों को पुरस्कृत किया जाएगा। केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल और राज्य मंत्री तोखन साहू ये पुरस्कार देंगे। इंदौर में संयोगितागंज शासकीय स्कूल सबसे पुराना स्कूल है। 1926 से बनी इस बिल्डिंग में स्कूल संचालित हो रहा है, लेकिन अब बिल्डिंग की हालत काफी जर्जर हो चुकी है। बावजूद इसके यहाँ स्कूल संचालित किया जा रहा है। 2020 से यहाँ पर काम होना तय था, लेकिन अब तक काम पूरा नहीं हुआ। बारिश के समय बच्चों को रिसती हुई छत के नीचे बैठकर पढ़ाई करनी पड़ती है। मामले में जिम्मेदार अपना पल्ला झाड़ते हुए नजर आ रहे हैं। जिले में कई स्कूल ऐसे हैं जो जर्जर भवन में संचालित हो रहे हैं। स्कूल परिसर एवं भवन में बारिश के पानी से बचने के लिए स्थानीय निकाय की मदद लेने के निर्देश दिए गए हैं। मामले में जिला शिक्षा अधिकारी ने अधूरे निर्माण और समस्याओं का जिम्मेदार नगर निगम को बताया। ज़्यादा बारिश होती है और अभिभावक को ऐसा लगता है कि स्कूल के रास्ते की पुल पुलिया या रास्ते में जल जमाव से कुछ दुर्घटना की आशंका है, तो विद्यार्थियों को हमने स्कूल नहीं भेजने के लिए अनुरोध किया है। साथ ही ये भी अनुरोध किया है कि उस दिन बच्चों को घर पे रहकर ही अध्ययन करने के लिए प्रोत्साहित करें, स्कूल ना भेजें। मैडम, नगर निगम को मैं कई बार लेटर लिख चुका हूँ, नगर निगम कमिश्नर को भी लिख चुका हूँ, एसी को भी लिख चुका हूँ, सब इंजीनियर को भी लिख चुका हूँ और कई बार इसकी ओरल भी बात करी हुई है। मेरी विधायक जी से भी बात हुई है कि इनको किसी भी तरह चालू कराया जाए। अंबिकापुर के उदयपुर से शिक्षा विभाग को शर्मसार करने वाली तस्वीर सामने आई। हॉस्टल में अच्छे खाने की व्यवस्था करने और समस्याओं की शिकायत के लिए छात्रों को सड़क पर उतरना पड़ा। दरअसल एकलव्य आवासीय विद्यालय के 60 से ज्यादा बच्चे खराब खाने और अन्य समस्याओं को लेकर सोमवार को एसडीएम से मिलने पैदल ही निकल पड़े। बता दें कि उदयपुर के रिकी एकलव्य आवासीय विद्यालय में 50 बिस्तरों का बालक छात्रावास है। छात्रावास में बच्चों के खाने पीने की बेसिक सुविधाएं भी नहीं है। इससे परेशान होकर सोमवार की सुबह करीब 60 से ज्यादा बच्चे हॉस्टल से नारेबाजी करते हुए एसडीएम उदयपुर से मिलने पहुंचे। छात्रों के हॉस्टल छोड़कर सड़क पर निकलने की बात सुनकर प्राचार्य और एकलव्य विद्यालय के शिक्षक आनंद फानन में छात्रों से मिलने पहुंचे। बीच रास्ते में प्रिंसिपल ने छात्रों को समझाइश दी, तब छात्र वापस लौटने को राजी हुए। छात्र पुराने हॉस्टल अधीक्षक को वापस बुलाने की मांग कर रहे थे। साथ ही हॉस्टल में बुनियादी सुविधाओं को तुरंत सुधारने की मांग भी उन्होंने की। पानी का समस्या है, जो उस बार भी निकाले थे तो उस टाइम से समाधान हुआ ही नहीं।
अच्छा, और हॉस्टल वार्डन को लेकर के जो बात कर रहे थे वो क्या है? सर वो अगर कुछ भी देते हैं तो हर चीज़ का फ़ोटो निकालते हैं, दुकान जाने के लिए भी, और हम बोलेंगे कॉपी लेना है उसको भी आके दिखाना बोलते हैं। तो हम टैंक वगैरह पानी आपको दे सकते हैं, लेकिन वो आप सूचना करें तो संभव ज़रूर हो जाएगा वो। तो सूचित कर बाहर जाने के बजाय सूचित करना ज़्यादा उचित था। तो उच्च अधिकारी आकर इन बातों को संज्ञान में लिए हैं और ये उन्होंने भरोसा दिलाया है कि हम पानी की व्यवस्था करते हैं। शिकायत मिली थी कि बच्चे कुछ खाने और पानी की समस्या को लेके एसडीएम ऑफिस जा रहे हैं करके, तो उसी संबंध में मैं यहाँ पे आया था कि बच्चों से बात कर सकूँ जी। तो कुछ थोड़ी बहुत इशू है अभी। यहाँ जो हॉस्टल है उसका पूरा स्टाफ चेंज हुआ है, तो बच्चों और हॉस्टल के स्टाफ के बीच में कोऑर्डिनेशन की थोड़ी समस्या आ रही है। दिल्ली के हिंदी भवन में 33वां अट्टहास सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इसमें छत्तीसगढ़ के मशहूर कार्टूनिस्ट सागर कुमार को वागधारा सम्मान से नवाजा गया है। सागर कुमार को पिछले साल अट्टहास सम्मान मिला था। इस तरह सागर कुमार देश के पहले ऐसे कार्टूनिस्ट हैं जिन्हें ये दोनों सम्मान दिया गया है। समारोह में कवित्री कीर्ति काली को वाणी सम्मान, रामकिशोर उपाध्याय को हरिशंकर परसाई सम्मान, सुरेश कांत को अट्टहास शिखर सम्मान और अलंकार रस्तोगी को अट्टहास युवा सम्मान से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में पद्मश्री अशोक चक्रधर, माध्यम साहित्यिक संस्थान के चेयरमैन और अट्टहास के संपादक समेत देश भर से कई हस्तियां शामिल हुई। तो चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।